फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फिजिक्स का टॉपिक है साउंड। इसको पहले मैंने वीडियो में पढ़ाया है, वेव के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये साउंड क्या है, वेव है, वेव के फॉर्म में चलती है। तो हमने वेव में 2 वीडियो अपलोड किया, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, जितना चीज़ है, जैसे यहाँ हमने बहुत सारा चीज़ लिखा है कि आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, आयाम, वेग, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिटेल बता चुके हैं कि कैसे क्या होता है, कि क्या अनुदैर्ध्य तरंग होती है, कैसे अनुप्रस्थ होती है, हर चीज़ मैंने डिटेल से समझाया। तो यहाँ वो चीज़ अब नहीं बताएंगे। ठीक, साउंड से रिलेटेड क्या क्या बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, कम से कम 150-200 क्वेश्चन पूछा गया। तो सब आप कीजिएगा, 2 पार्ट बनेगा, एक ये और एक पार्ट 2 बनेगा। ठीक, तो इसमें हम ये सारा चीज़ को ओवरव्यू करके बता देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने डिटेल पढ़ाया हुआ है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ की साउंड है, क्या हमने बहुत सारा लिख दिया। आप जानते होंगे कि साउंड क्या है, एक तरह का, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं तो ये क्या है, एक तरह का ऊर्जा का रूप है, क्योंकि बोलने में हमको एनर्जी लग रही है। तो ये क्या है, एक तरह का ऊर्जा का रूप है। फिर आपको ये ध्यान पर रखना है कि ये भी पूछता है कि साउंड कैसे जनरेट होता है, यानी उत्पन्न कैसे होता है। तो कैसे होता है भाई, किसी भी चीज़ के कंपन करने से। क्योंकि हमारे देखिए यहाँ गला में हम लोग का क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है, जिसको स्वर तंत्र कहते हैं। वो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड उत्पन्न होती है। तो 2 चीज़ हो गया। थर्ड ये पूछता है कि जो हमारा साउंड है वो कैसा है, मतलब यांत्रिक तरंग है, या एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होता है आपका मैकेनिकल वेव। तो ये क्या है, मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है। एक बात और आपको बता दें, सब बता चुके पहले भी, यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, यहाँ से हम बोल रहे हैं और मान लीजिए मेरे आवाज़ को कोई दूर सुन रहा है, तो इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, किसी न किसी मीडियम से होकर क्या होती है, जाती है यांत्रिक तरंग। तो इसको भी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। यानी एक आप हम कह सकते हैं कि निर्वात में ये जो तरंगें होती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं, ये तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकती। इसलिए आप देखोगे कि मून पे क्या होता है, वहाँ वातावरण नहीं, यानी हवा नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ साउंड नहीं सुनाई देता। रीजन क्या है, वहाँ क्या है, वातावरण नहीं है, निर्वात है। तो वैक्यूम में क्या होता है, साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकते, संचरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए, क्योंकि आंतरिक तरंग। फिर पूछता है कि नेचर में कैसी होती है साउंड, तो अनुदैर्ध्य होती है। देखिए दोनों होता है, हवा में अनुदैर्ध्य होगा साउंड। अच्छा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या है, ये भी आपको बता दें, आपको ये सब बता चुके, फिर बता देते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का मतलब हुआ ना, अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं ना, तरंग संचरण के दिशा के समानांतर कंपन मतलब गमन करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हम बोल रहे हैं साउंड यहाँ से इधर जा रहा है, तो जो यहाँ के वाइब्रेशन होगा ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते करते क्या होंगे, मतलब आगे पीछे वाइब्रेट करते करते क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर यही लाइट है, प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव है, तो वो क्या होता है, उसके माध्यम के जो कण होते हैं वो, और जो तरंग संचरण का जो दिशा होता है वो दोनों लंबवत होता है, यानी माध्यम के कण ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे और तरंग कहाँ जाएगी, आगे पीछे। तो इस तरह का वेव बनता है, ऐसे आगे पीछे चलता है। ठीक, तो देखिए ये जो होता है ना, हवा में अनुदैर्ध्य होता है, लेकिन पानी और ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो अगर आपसे केवल पूछे कि पानी ध्वनि कैसा है, तो अनुदैर्ध्य मारिएगा, क्योंकि देखिए वहाँ भी अनुदैर्ध्य है, यहाँ भी अनुदैर्ध्य है, तो अनुदैर्ध्य सही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में रहा अनुप्रस्थ तो अनुदैर्ध्य, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यही वाला टिक करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अब चलिए अब हम आते हैं फटाक से, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो आपको बता भी चुके थे, आप जानते भी होंगे कि किसी भी एक सेकंड में कंपनों की संख्या है, दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। यानी एक सेकंड में कोई वेव, या मान लीजिए हमने किसी वेव को बनाई, एक सेकंड में कोई वेव, मान लीजिए ये 5 चक्कर लगा दी, कितना चक्कर हुआ, देखिए एक चक्कर कहाँ से पूरा, एक दोलन का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक बार तरंग ऊपर जाएगी, मतलब जहाँ से शुरू हुई उसी लाइन पर आए, यहाँ से शुरू हुई यहाँ गई, फिर नीचे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 चक्कर पूरा की, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 चक्कर, फिर यहाँ से यहाँ 3 चक्कर, और यहाँ से यहाँ 4 चक्कर। तो ये 4 चक्कर मारी है ना एक सेकंड। मान लीजिए एक सेकंड में कोई वेव 4 दोलन पूरा कर दे रही है, 4 कंपन, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा 4 हर्ट्ज। इसका SI यूनिट की बात करें तो हर्ट्ज होता है, आपको याद रखना क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, तो एक सेकंड में दोनों की संख्या। एक और बोल सकते हैं कि एक सेकंड में किसी बिंदु से जितने संपीड़न और विरलन पार करें, विरलन और संपीड़नों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। देखिए कैसे, क्योंकि आपको जानते हैं ये साउंड क्या है, विरलन और संपीड़न पे चलता है। देखिए कैसे, देखिए क्या होगा, मतलब मान लीजिए ऐसे पूरा विरलन, ये संपीड़न है, फिर थोड़ा थोड़ा साउंड क्या हो गया, इसका पार्टिकल दूर हो गया, फिर क्या होगा, एकदम नज़दीक आ गए, पूरा नज़दीक आ गए, फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पूरा नज़दीक आ जाएंगे। तो ये जो साउंड है ना, ये मोलिक्यूल ऐसे ही करते हैं, पहले नज़दीक आएंगे, यानी जो नज़दीक आएंगे उसको संपीड़न कहते हैं। यहाँ घना तो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, फिर विरलन होगा, संपीड़न होगा, विरलन होगा। ध्यान रहे कि इसमें किसी में माध्यम का कण गमन नहीं करते, वो वाइब्रेट करके यहीं आ जाता है, मतलब इधर से पूरा वाइब्रेट करके एक जगह होगा, फिर फैल जाएगा, फिर वाइब्रेट करके एक जगह होगा, फिर फैल जाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सेकंड में जितना संपीड़न और विरलन का संख्या किसी पॉइंट से पार करता है वो क्या आवृत्ति है। तो ये बात आपको दोनों ध्यान रखना है। फिर बात कर ले आवर्तकाल का। तो आवर्तकाल देखिए इसका जस्ट ये होता है उल्टा, आवर्तकाल ना जस्ट इसको उल्टा होता है। देखिए कैसे, आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक दोलन पूरा करने में, एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए
ये कोई वेव यहाँ से चली और 1 सेकंड में एक ही चक्कर चल पाई, 1 सेकंड में इतना ही ये चक्कर पूरा कर पाई, तो 1 सेकंड में अगर एक दोलन कंपन किए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। मान लीजिए कोई वेव 1 सेकंड में कितना हुआ, काउंट कीजिए, 1 2 3, इसका 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा रही है, 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा रही है कोई वेव, मतलब 3 दोलन पूरा कर रही है, उसका आवृत्ति 3 हर्ट्ज हो गया। लेकिन आवर्तकाल होता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 3 दोलन पूरा करने में कितना लग रहा है इसको, 1 सेकंड, तभी ना इसका फ्रीक्वेंसी, तो 1 दोलन करने में कितना लगेगा, तो 1/3 सेकंड, तो इसकी क्या हो गई, आवर्तकाल हो गई। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तो देखिए ये इसका जस्ट उल्टा है ना, आवृत्ति था 3, इसका एक मिनट में 3 दोलन पूरा कर रहा है, तो आवृत्ति 3, लेकिन आवर्तकाल हो गया 1/3। तो यहाँ से रिलेशन हमको मिलता है कि जो आवृत्ति होती है ना, आवर्तकाल का क्या होता है, उल्टा होता है। बहुत कुछ पढ़ाना है यार, हम ये पीछे वाला ही चीज़ पढ़ा के देख रहे हैं, समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए ये सब पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला अच्छा सा बना सकते हैं क्या, कि जो हमारी आवृत्ति होता है, इधर लिख देते हैं, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। जस्ट इसके क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो देखिए ये भी बता देते हैं आपको फटाक। देखिए यहाँ से कोई वेव चलना शुरू किया, पहले एक इधर गया, फिर डाउन, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, चलिए ठीक। तो एक दोलन पूरा करने में जितना डिस्टेंस चलता है कोई वेव, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन करने का मतलब एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस पूरा हो गया, तो ये है क्या है, ये है तरंग दैर्ध्य, ये है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य जिसको वेवलेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसको ध्यान रखिए, इसको लेमडा से दिखाते हैं, किससे, लेमडा से डिनोट करते हैं, किससे, लेमडा से। अच्छा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक श्रिंग, देखिए जो ऊपर गया ना इसको श्रिंग बोलते हैं, नीचे वाले को गर्त बोलते हैं, ये बताया। तो एक श्रिंग और एक गर्त के जो बीच का डिस्टेंस वही क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। एक चीज़ होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। तो आयाम क्या होता है, देखिए मध्यम दूरी से, मतलब एकदम बीच से, जितना जो आपका वेव है जितना हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, चाहे जितना ही लोएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम होता है। तो मध्यम से जितना मैक्सिमम दूरी ये ऊपर ट्रेवल कर रहा है चाहे नीचे, यही क्या होता है, आयाम। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये इसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाता है, ये आयाम। चलिए ये बताया हुआ चीज़ अभी तक हुआ। वेग क्या होता है, तो देखिए अगर हम इसका वेग कैसे पता करते हैं, तो भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं आपका, इधर लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए तरंग की चाल बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तरंग की चाल निकाल सकते हैं, आवृत्ति में तरंग दैर्ध्य से क्या करके मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो इतना चीज़ आप समझे। तो जिसका अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है ना, उसका चाल क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए, अब मेन मुद्दा आ रहा है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहीं से भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम पहले भी पढ़ा है। अब हम वहाँ पहुँचते हैं। अब बात है प्रबलता। देखिए दो चीज़, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है और वो एक ही समझते हैं, किसको, प्रबलता और तीव्रता को। यानी जो आपका लाउडनेस और इंटेंसिटी है, इनको बच्चे क्या समझते हैं, एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग है। लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या है, दोनों अलग है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो देखिए हम समझा रहे हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा। पहले समझा था लाउडनेस को, तो देखिए लाउडनेस क्या है, लाउडनेस इसलिए लिख देते हैं ना कि जान रहे हैं टाइम लिखने में क्या होता है, इस तरह आराम से लिखते हैं तो साफ लिखा जाता है, इस तरह कचरा वाला लिखा जाता है तेजी में। प्रबलता क्या होता है, देखिए, और इधर पहले इंटेंसिटी समझाते हैं, फिर प्रबलता समझ में आएगा। इंटेंसिटी, इसको तीव्रता कहते हैं। देखिए इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी होता है इस तरह, तो आप जान रहे होंगे कि ये एक बात और, ये जितने चीज़ हम लिखे हैं ना, आपसे पूछता है कभी कभी एग्जाम में यहाँ तक कि कौन निम्न में से कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यानी अभिलक्षण नहीं है ध्वनि का, तो ये सब क्या अभिलक्षण है, ध्यान पर रखिएगा, जितने सब क्या है ध्वनि का अभिलक्षण है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन ध्वनि का अभिलक्षण नहीं है। अब देखिए ऑप्शन में देगा हर्ट्ज देगा, तो हर्ट्ज तो नहीं है ना, ऑप्शन में आपको दे देगा लेमडा, तो वो तरंग दैर्ध्य होगा, आवृत्ति होगा, ये सब हो जाएगा जितना ये लिखा है। ये 3 मेन है, ये जो 3 है ना, ये तो है मतलब 4, लेकिन 3 ही की तरह, ये जो मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मेन अभिलक्षण है, क्योंकि ये जो आए हैं इसी की वजह से आए हैं। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाली
ऊर्जा को इंटेंसिटी कहते हैं। ध्यान से समझिए, 1 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए कोई यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का कोई मेटल है, कुछ भी चीज़ है 1 मीटर स्क्वायर का कोई मीडियम है, उससे 1 सेकंड में जितना ऊर्जा गुजर रही है, 1 सेकंड में उससे जितना ऊर्जा, कौन ऊर्जा गुजरेगा? ध्वनि ऊर्जा गुजरेगा। अरे भाई आपका साउंड एनर्जी ही तो जाएगा। जितनी ध्वनि ऊर्जा गुजरती है वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी कहलाता है, नहीं तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ से हम तीव्रता का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कैसे, कि तीव्रता जो होता है, तीव्रता बराबर लिख सकते हैं ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा यानी ऊर्जा बटा 1 सेकेंड इंटू 1 मीटर स्क्वायर। यानी ऐसे ऊर्जा बटा, यहाँ सेकंड की जगह क्या लिखा जाएगा? समय लिखा जाएगा, और इसके जगह क्या लिखा जाएगा? क्षेत्रफल। यहाँ क्या लिखा जाएगा? समय, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? क्षेत्रफल। एक मिनट दीजिए, यहाँ समय लिख लीजिए, यहाँ क्षेत्रफल। देख रहा है, यही तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। तो यहाँ से अगर आप इसका यूनिट पता करना चाहेंगे तीव्रता का, तो बताइए ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। अच्छा, टाइम 1 सेकंड का बात कर रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जितना ऊर्जा गुजरेगा उसी को इंटेंसिटी कहेंगे। तो 1 सेकंड, टाइम 1 सेकंड इंटू क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। चलिए, तो आपको पता होगा ये जूल बटा सेकंड क्या होता है? वाट होता है, क्योंकि शक्ति, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। P बराबर होता है ना W/T, तो जूल पर सेकंड क्या कहलाता है? शक्ति। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? वाट पर मीटर स्क्वायर। कट नहीं रहा भाई, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट जो होता है ना, इसका SI यूनिट ये होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। किसका? इंटेंसिटी का। तो आप समझे, 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जितना विद्युत ऊर्जा क्रॉस करेगा वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी कहलाएगा। अगर ज़्यादा ऊर्जा क्रॉस कर रहा है तो हम कहेंगे इंटेंसिटी क्या है, इसका ज़्यादा है। अच्छा, लाउडनेस क्या होता है? तीव्रता, प्रबलता। तो ये जो आपका लाउडनेस है ना, तो ये आपका लाउडनेस ध्वनि के लिए, ध्वनि के लिए कानों का संवेदनशीलता की माप है। ध्यान से समझिए, जो लाउडनेस है, प्रबलता है, ये दोनों एक ही, मतलब लगभग एक है, लेकिन अलग है। ये क्या होता है? ध्वनि के लिए, कानों के लिए संवेदनशीलता का माप है। देखिए, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, हम समझा रहे हैं क्या है। एक ही डेसिबल का साउंड, मतलब एक ही साउंड, मान लीजिए आपको कहीं डीजे बज रहा है, एक ही साउंड किसी को बूढ़े आदमी सुनते हैं तो कहता है अरे कितना मतलब साउंड है, कितना तेज सुन रहा है, बजा रहा है सब गाना। उसी में जो आप लोग हैं, मतलब बच्चे जो उन लोगों को क्या लगता है? अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं। तो आप देखे होंगे बहुत जगह एक ही साउंड बहुत सारे लोगों को लगता है अरे कितना शोरगुल हो रहा है, कोई कोई उसी में क्या होता है? नाचता गाता है, एकदम इंजॉय करता है। तो सेम साउंड किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है। ये किसका वजह से हो रहा है? प्रबलता का वजह से। क्योंकि प्रबलता जो है ना, वो ध्वनि के लिए, कानों के लिए संवेदनशीलता का माप है। यानी ये आपके कान पर डिपेंड करता है कि आपका कान कितने साउंड को प्रबल समझता है। क्योंकि समझ रहे हैं ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं? एक ही साउंड किसी को बहुत मतलब लगेगा कि अरे कितना तेज बजा, किसी को कम सुनाई देता है। तो ये ध्वनि के लिए क्या है? कानों की संवेदनशीलता का माप है। तो इसका ऐसा यूनिट नहीं होता। ये हर एक आदमी के लिए प्रबलता अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए ध्वनि का प्रबलता कुछ अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। कोई और धीरे वाले साउंड को कहेगा बहुत तेज है, कोई तेज वाले साउंड को कहेगा कम है। तो ये चेंज होते रहता है पर्सन दर पर्सन, समझ रहे हैं ना? तो ये कान का संवेदनशीलता का माप है। अलग बात है कि इंटेंसिटी अगर हाई होगा तो प्रबलता बढ़ ही जाएगा, लेकिन ये आदमी पे डिपेंड करता है। लेकिन इंटेंसिटी ऐसा नहीं है, इंटेंसिटी को नापा जा सकता है, इसको नापा नहीं जा सकता है। एक ही साउंड किसी को तेज सुनाई देगा, किसी को कम, लेकिन इसको नापा जा सकता है। इसका यूनिट ऐसा यूनिट वाट मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो हम अगर बात कर लें, दोनों का आपको आएगा, इसका कहते हैं चाहे उसका, किसी का जो व्यवहारिक है उसको हम डेसिबल कहते हैं। डेसिबल यूनिट क्या है इसका? डेसिबल। दोनों को कहिए, इसका कहिए चाहे उसका कहिए, मेनली तो उसी का होता है, दोनों का है डेसिबल, जिसको डीबी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डीबी। तो ये व्यवहारिक मात्रक है किसका? इंटेंसिटी का, यानी लाउडनेस का। समझे दोनों में अंतर? ये कान के लिए अलग अलग होता है। वो क्या है? एक्चुअल में वही नापता है कि कितना एनर्जी क्रॉस हो रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको याद रखना है वो क्या है? देखिए अभी लिख रहा हूँ, ये जो हमारा तीव्रता है ना, या प्रबलता या तीव्रता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर के। किसके? आयाम के स्क्वायर के। ध्यान से समझिए हम क्या लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो आपका इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम्पलीट्यूड के, किसके? स्क्वायर के। यानी जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जिस ध्वनि का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उसका प्रबलता अगर मान क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए मान लीजिए कहीं साउंड बज रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को हम 2 गुना बढ़ा देंगे, तो जो साउंड की प्रबलता है ना, तीव्रता है या इंटेंसिटी है, वो क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप याद रखना स्क्वायर के फॉर्म में
मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप समझे। अब एक चीज़ आता है तीव्रता, हो गई, ये हो गया। अब एक चीज़ आता है आपका तरत्व। देखिए तरत्व बताने से पहले आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं। यानी आयाम बढ़ा के हम ध्वनि की तीव्रता क्या कर सकते हैं दोस्त, बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रबलता तीव्रता है ये कुछ नहीं बताता है कि साउंड कितना तेज है कितना स्लो है। अब एक और बात आपको हम बता दें कि देखिए WHO द्वारा अलग अलग साउंड मतलब जो डेसिबल है अलग अलग तरह के हमारे कान के लिए कौन से अच्छे हैं, वो कुछ रूल है जिसको सवाल में मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, वो चीज़ हम लिख देते हैं। हाँ लिख दें, ये आप लिख लीजिए, निर्वात में नहीं चलता, ठीक है, कहीं क्या लिख देते हैं, यही लिखते हैं। देखिए क्या जो 85 डेसिबल का साउंड है, WHO द्वारा सब लिखवा रहे हैं, इतना डेसिबल का साउंड, और एक आपका 45 और एक याद रखना 150। देखिए 45 डेसिबल का साउंड क्या है, ये सबसे ही मतलब उचित माना गया है WHO द्वारा। ये क्या है, सबसे उचित माना गया है। ठीक, एक बात और, एक मिनट, हिंगा कर पूछ दिया है ना, मार्कर भी चल रहा है। जो आपका ये डेसिबल है, इतना डेसिबल, हम डेसिबल नहीं लिख रहे हैं, 150 डेसिबल का साउंड है ना, इससे अगर ऊपर है, इतना से ऊपर पागल बना सकता है, इंसान को पागल बना सकता है। ठीक, एक बात और कि जो 85 डेसिबल का साउंड है, 85 डेसिबल से ऊपर का साउंड, इससे ऊपर का साउंड क्या कर सकते हैं, बहरा बना सकते हैं, बहरा बना सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये WHO के अनुसार है। WHO के अनुसार 85 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड बहरा बना सकते हैं, 150 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड, डेसिबल बोल रहे हैं का, डेसिबल से ज़्यादा का साउंड पागल बना सकता है। 45 जो डेसिबल है सबसे उचित माना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो फुसफुसाहट होती है लड़कियों की, किसी की, अरे औरतें तो 5 डेसिबल भी कर देती है सब, यही का यही नहीं सुनाई देता है। पासी का पासी दो को बात करते रहेगी, सुनिएगा नहीं सुनाई देगा। वो नॉर्मल फुसफुसाहट इतना डेसिबल होता है, 10 से 15 डेसिबल, 20 डेसिबल चल जाएगा। लड़कों का तो 20 से ज़्यादा ही हो जाता है, यहाँ फुसफुसाएगा वहाँ भी सुना जाएगा। लेकिन लड़कियों को फुसफुसाहट 0 से 5 डेसिबल में नापिएगा तो हो जाएगा, वहीं का वहीं नहीं सुनाई देता है। तो फुसफुसाहट इतना होता है। और आप याद रखना है कि जो हमारे वायुयान है, मतलब फाइटर जेट है, जो लड़ाकू विमान है, उनका जो साउंड निकलता है उससे 140 डेसिबल से लेके 150 डेसिबल तक निकलता है। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इतना ध्यान रखना। अभी हम मिटा के बताएंगे आपको, पिच, गुणता, ये सब चीज़ बताएंगे। ठीक, तो ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे क्या ले ही लीजिए। चलिए दोस्त, हमने और भी बहुत कुछ लिख दिया, वो सब बता देते हैं। देखिए अब हम आपको बताना था क्या, पिच के बारे में। तरत्व क्या होता है, देखिए तरत्व जो पिच होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यानी जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका तरत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसका तरत्व ज़्यादा होगा, यानी जिस साउंड का तरत्व ज़्यादा होगा, पिच ज़्यादा होगा, वो साउंड क्या होगी, पतली होगी। तो आप बताइए महिलाओं की यानी लड़कियों का साउंड क्या होता है, पतला होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगा, और पिच ज़्यादा होगा तो आवाज़ क्या होगी, पतली होगी। अच्छा, इसके पीछे उन लोगों का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन है हमारा वोकल कॉर्ड का। क्योंकि देखिए जो वोकल कॉर्ड है ना, महिलाओं के वोकल कॉर्ड की लंबाई क्या होता है, कम होता है। और वोकल कॉर्ड का लंबाई कम होगा जिसकी वजह से क्या होता है, आवर्तकाल ज़्यादा हो जाता है। आवर्तकाल ज़्यादा होगा तो फिर जो आपका पिच हो ज़्यादा होगा। देखिए कैसे आपको हम बताए थे, ये तो आप लिख दिए यहाँ कि पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, यानी हमारा पिच डिपेंड करता है आवृत्ति पे। आवृत्ति ज़्यादा तो पिच ज़्यादा। लेकिन एक बात बताइए, आवृत्ति को हम ये भी तो लिख सकते हैं एक बार आवर्तकाल, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पिच है, पिच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आवर्तकाल के, यानी टाइम पीरियड के। आवर्तकाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हम ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि पिच आवर्तकाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो महिलाओं का आवर्तकाल क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से पिच ज़्यादा होता है। देखिए कैसे कम होता है, आप आवर्तकाल का फॉर्मूला जानते होंगे, पेंडुलम में 2π√L/G होता है। किसी भी पेंडुलम का आवर्तकाल, तो वाइब्रेशन हो रहा है, दोलनी गति, ऑक्सीलेशन ही हो रहा है, तो आवर्तकाल 2πL/G। तो देखिए एल क्या है, जो चीज़ दोलन कर रहा है उसका लंबाई। तो महिलाओं का वोकल कॉर्ड का लंबाई होता है ना, छोटा होता है। तो जब ये छोटा होगा तो देख रहे हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, कम। आवर्तकाल कम होगा तो इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पिच ज़्यादा, तो पिच ज़्यादा तो आवाज़ क्या होगा, पतली। तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, समझे। इतना नहीं, बस ये जान रखिए कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, और महिलाओं की आवृत्ति क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। एक बात और, तो ये समझे इतना चीज़। अगर आवाज़ पतली होगी तो क्या होगा,
सॉरी पिच अगर ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो आवाज़ पतली होगी। तो देखिए जितना मच्छर का भनभनाहट है, चाहे भाई ये सब जो औरतें भी लड़कियाँ बोलती है तो चाहे चाहे मतलब पतला आवाज़ आता है तो थोड़ा चुभता है। चुभने का मतलब पतला आवाज़ अगर तेज आएगा ना तो चुभेगा, क्यों? क्योंकि उसका पिच ज़्यादा है, आवाज़ पतली होगी। तो कोयल गाती है, उसका भी क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पिच ज़्यादा हो जाती है, आवाज़ क्या होगी, पतली। आवाज़ मोटा कब होगा, जब पिच कम होगा। जैसे लड़कों का आवाज़ भाई भाई होता है, मतलब समझाने के लिए कर रहे हैं। गधा का आवाज़, शेर का आवाज़, क्या होता है सब, इसका पिच बहुत ही कम होता है, आवृत्ति क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आवाज़ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये बात समझे। तो आप देखिए वॉल्यूम में भी एक बात देखे होंगे कि जब कोई साउंड सिस्टम है उसमें 3 चीज़ लिखा रहता है। एक है वॉल्यूम, मतलब साउंड बढ़ेगा, एक रहता है बेस और एक रहता है ट्रेबल। आप देखे होंगे ध्यान से, ये 3 चीज़ लिखा रहता है। वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो पूरा साउंड बढ़ जाएगा, इससे एम्पलीट्यूड मतलब सब कुछ बढ़ जाता है, उसका एम्पलीट्यूड वेवलेंथ सब बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो जब आप बेस बढ़ा रहे होते हैं ना तो उस साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए आयाम बढ़ेगा ना तो आयाम से जो दमक है वो बढ़ता है, यानी बेस बढ़ेगा, आवाज़ बुम बुम थोड़ा सा आएगा, ठीक है। जब बेस बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तब। लेकिन अगर आप ट्रेबल बढ़ा रहे हैं, मतलब झंझना, ट्रेबल में क्या होता है, झंझन आवाज़ आता है, पतला आता है, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक। तो ये समझे, थोड़ा सा बता दी उधर का चीज़। ये बात हो गया। अब ये गुणता क्या होता है, टिम्बर। देखिए गुणता टिम्बर ये क्वालिटी है ना साउंड का, जिसकी वजह से समान आवृत्ति और समान आयाम के साउंड भी क्या आते हैं, अलग नजर आते हैं। जैसे कैसे, आपको 2 आदमी चिल्लाए पीछे से, दोनों को आप पहले से जान रहे हैं, दोनों जो चिल्ला रहे हैं उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मान लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी से चिल्ला रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड से चिल्ला रहे हैं, यानी आवाज़ भी आपको तेज सुनाई दे रहा है, उतना ही मोटा उतना ही पतला सुनाई दे रहा है, फिर भी आप दोनों आदमी की आवाज़ पहचान लेते हैं कि ये इसका आवाज़ है चाहे ये किसका आवाज़ है। तो ये जो आवाज़ आप पहचान लेते हैं किसी भी सिंगर का, किसी भी आदमी का, किसकी वजह से, ये गुणता की वजह से। तो ये साउंड के पास एक स्पेशल गुण होता है जिसको गुणता बोलते हैं, टिम्बर बोलता है, जिसकी वजह से सेम आयाम और सेम आवृत्ति के भी साउंड हमको क्या मतलब फील होते हैं, अलग फील होते हैं। एक बात और आपको हम लिख देना चाहते हैं आवृत्ति से, एक बात ध्यान पाया कि सिंगल आप लिख लीजिएगा, सिंगल आवृत्ति का जो साउंड होता है ना उसको हम टोन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, सिंगल आवृत्ति के साउंड को टोन बोलते हैं, और एक से अधिक आवृत्ति के साउंड को स्वर या नोट बोला जाता है। एक से अधिक को स्वर या नोट, ये लिख लीजिएगा। तो आप यहाँ समझे कि देखते हैं आप, अगर आपको 2 इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुनाया जाए, मतलब एक वायलिन गिटार, ये सब अलग अलग का साउंड सुनाया जाए, सबका आवृत्ति और आयाम सेम रखा जाए, फिर भी आप समझ लीजिएगा कि ये बांसुरी है, ये चीज़ है। रीजन क्या है, गुणता की वजह से, ठीक। अब इधर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा साउंड का प्रकार, तो साउंड का प्रकार हमने डिवाइड कर दिया आवृत्ति के आधार पे, किस पे, फ्रीक्वेंसी के आधार पे। तो देखिए हमारा जो सुनने का होता है ना, जो ह्यूमन कान है ना सुनता, हाँ ह्यूमन कान है, वो सुनने का फ्रीक्वेंसी क्या है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के साउंड को हम सुन सकते हैं। तो इसको हम श्रव बोलते हैं। तो 3 तरह का होता है, एक होता है आपका अल्ट्रासोनिक होता, सॉरी एक होता है इंफ्रासोनिक, एक होता है सोनिक, एक होता है अल्ट्रासोनिक। पराश्रव मतलब, अश्रव का मतलब होता है जो हम नहीं सुन सकते, तो कम से कम, यानी 20 हर्ट्ज से कम हम कहाँ सुन सकते हैं, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और जैसे ही 20 हर्ट्ज से कम का साउंड आएगा उसको कहेंगे अश्रव, यानी इंफ्रासोनिक, मतलब सुनने के नीचे। तो अब उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक बोलते हैं। पूछता है कि कौन इंफ्रासोनिक एग्जाम्पल है, तो देखिए जो भूकंप के समय लव तरंग, पी तरंग, यस तरंग आती है, तीनों भूकंप के समय निकलती है अर्थ से, ये क्या होती है, इंफ्रासोनिक होती है, हम लोग उसको नहीं सुन पाते हैं। गेंडा, हाथी, व्हेल, ध्यान रखिएगा, गेंडा, हाथी, व्हेल, ये तीनों इंफ्रासोनिक साउंड को उत्पन्न कर सकते हैं। शिकार पकड़ने में क्या आता है, इनके काम आता है। जैसे ये जो हाथी होती क्या करता है, अपने साथी को ढूंढने में भी इस तरह का क्या करता है, साउंड का उपयोग करता है। तो इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है ना, बहुत ही बड़े स्रोत से निकलता है, ये ध्यान रखना, पूछता है। सोनिक में तो आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक कहलाता है। इस अल्ट्रासोनिक का यूज बहुत ज़्यादा है। आप सबसे पहले आपको यही पूछा है कि कौन कौन उत्पन्न कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा आपका चमगादड़, जान लीजिए कोरोना जिससे चलते हैं, तो चमगादड़ आप देखे होंगे, उड़ते उड़ते जाता है, रात में उड़ते उड़ते जाएगा, कोई चीज़ जैसे यहाँ से टकरा रहा है ना, यहाँ से मुड़ जाएगा, किसकी वजह से, यही वो अल्ट्रासोनिक तरह क्या करता है, उत्पन्न करता है। मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है, उसमें दोनों उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट ना, उसमें देखिए जो अल्ट्रासोनिक साउंड उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, वो एक होता है मतलब प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है, एक होता है रिसीवर, उसमें दोनों लगा रहता है, एगो साउंड निकलता है, एगो रिसीव करता है। तो जैसे एक निकलेगा उधर से टकरा के आएगा, ये समझ जाता है कि वो चीज़ कितने दूर पर है, उसकी वजह से क्या होगा, आसानी से अपना रास्ता मोड़ लेता है, समझे ना। उसमें रिसीवर भी है लगाने, तो आपको याद रखना है चमगादड़ पराश्रव तरंग उत्पन्न भी करता है और सुन भी सकता है। ये उत्पन्न भी कर सकता है, सुन भी सकता है। उत्पन्न करने में कौन कौन याद रखना है, पोर्पोइज हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये तीनों क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये शिकार वकार पकड़ने में काम आता है इनको। एक बार और याद रखना कि गाल्टन के सिटी से या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम पराश्रव तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गाल्टन की सिटी का यूज करके कुत्तों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये तीनों इस साउंड को सुन सकते हैं। यहाँ सुन लीजिए, ना लिखा कहा, लिख लीजिए, इसमें कहीं छूट गया, इसमें कहीं आप लिख लीजिए, अल्ट्रासोनिक में कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़
कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तीनों इस साउंड को सुन सकते हैं। देखे होंगे भूकंप आने से पहले कुत्ता भाग जाता है, बिल्ली भी क्या होती है घर द्वार छोड़कर भाग जाती है चौड़ा में, क्यों? उसको पहले ही साउंड का पता चल जाता है। तो ये समझे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उत्पन्न किया जा सकता है, गोल्टन की सिटी से उत्पन्न किया जाता है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन से भी उत्पन्न किया जाता है अल्ट्रासोनिक। अब ये समझे इसका यूज क्या है। तो देखिए घड़ी, मशीन और सफाई में, घड़ी हो गया, मशीन का पुर्जा और जगह जहाँ देखे होंगे कि हाथ नहीं जा सकता है, बहुत ही अंदर कचरा छुपा रहता है, तो वहाँ से हम उत्पन्न करके उसको सफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो साउंड उत्पन्न होती है ना बहुत ज़्यादा हर्ट्ज की है, और हर्ट्ज ज़्यादा हर्ट्ज की है तो उसमें क्या है एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आवृत्ति जो ऊर्जा होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, बहुत ज़्यादा साउंड है, हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन से क्या होगा गर्दन साफ हो जाता है। चिकित्सा में भी यूज होता है, आपका लीवर हो गया, पित्ताशय हो गया, ये सब का फोटो लेने में भी यूज किया जाता है। सोनार या आपका हो गया दरार या छिद्र पता करने में होता है। देखिए सोनार में होता है नाव में, जैसे मान लीजिए कोई नाव है, ये कोई नाव, मान लीजिए यहाँ कोई पत्थर, देखिए इधर से निकलना रहता है, इधर से निकलता है परासौर तरंग, इसमें लगा रहता है मशीन, जाएगा इससे टकरा के फिर क्या होगा, इसमें रिसीवर लगा रहता है, यहाँ आएगा, तो गया और टकरा के आया, इतने दूरी में इसमें मशीन रहता है, ये नाप लेता है कि जो आगे कोई चीज़ है, यानी पत्थर है चाहे कोई चट्टान है कुछ भी है, वो कितना दूरी पे है, जिसकी वजह से क्या होता है रास्ता उसको पता करने में आसानी होती है कि किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। तो सोनार में इसका क्या होता है यूज होता है। दरार और छेद पता करने में यूज होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में चिकित्सा में यूज होता है। भ्रूण, ट्यूमर या पथरी के जांच में भी क्या होता है अल्ट्रासोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। संकेत भेजने में भी यूज किया जाता है, क्योंकि संकेत तो ही भेज रहे हैं, कोई चीज़ नदी समुद्र में डूब गया उसको पता लगाने के लिए भी क्या किया जाता है यूज किया जाता है। मान लीजिए नाव चलिए नीचे जाकर नाटक रहा है, नीचे से भी निकलते रहता है, अल्ट्रासोनिक जाता है टकरा के वापस आता है, उतना देर में नाप लेता है कि कोई चीज़ कितना दूरी पर है, इससे अपना रास्ता वो पता कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको क्या करना है याद रखना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। पार्ट 2 अभी आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।